हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, ये बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है और होम साइंस का ये फर्स्ट पेपर है। होम साइंस का ये फर्स्ट पेपर है, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज। और इससे पहले हमने 18 से लेकर 22 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा हुआ है। आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आसानी से उसको देख सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तो उसको सॉल्व करके ही जाना है आपको, बिना सॉल्व किए आप नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते जुलते आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ये जो भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर इस बार भी आएगा, तो आप लोग अगर सॉल्व करके जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट होम साइंस से एमए करना चाहते हैं तो वो लोग भी बने रहेंगे। आगे भी होम साइंस एमए होम साइंस से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। तो चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 2017 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले हमने 2018, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि हमने 18 से लेके 22 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा हुआ है, आप लोग उसको भी ज़रूर से देख के जाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या के कारण है, ईर्ष्या के क्या कारण है, यही पूछ रहा है। तो पक्षपात की भावना, आवेगिक अनुक्रियाएं, बीमारी और कमजोरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ईर्ष्या क्यों जन्म लेता है? तो जब भी माता पिता पक्षपात करते हैं या कहीं भी पक्षपात की भावना जहाँ होती है वहाँ पे ईर्ष्या ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पक्षपात की भावना के कारण ईर्ष्या जन्म ले लेती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मूलभूत आवाज़ें जो किसी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। कह रहा है कि मूलभूत आवाज़ें जो किसी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ध्वनि विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है आकृति विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक विज्ञान, चौथा ऑप्शन है शब्दार्थ विज्ञान। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, ध्वनि विज्ञान क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बालक के अनुशासन में की उत्तम शैली है। कह रहा है कि बालक के अनुशासन की उत्तम शैली है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव शैली क्या होती है, तो बेस्ट शैली होती है बालक के अनुशासन की। ठीक है, यहाँ पे हम सारी शैलियों के बारे में जान लेते हैं। परमिसिव शैली में माता पिता थोड़े लिबरल टाइप के होते हैं, यानी कि उदार होते हैं। जिस तरह से बच्चा चाहता है, जिस तरह का वो बिहेवियर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग बिहेव करते हैं। लिबरल का मतलब ये उदार होते हैं, और जिस तरह से बच्चा खुश रहना चाहता है तो वो उसी के हिसाब से ये लोग चलते हैं। तो ये एक तरह से अच्छी शैली नहीं मानी जाती। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है और अपनी ही बातों को मनवाने में लगा रहता है, तो ये एक तरह से अच्छी शैली नहीं मानी जाती। इसमें माता पिता बिल्कुल लचीले होते हैं। ठीक है, बच्चे के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, जो भी उसके लिए अच्छा होता है, अच्छा नहीं भी होता है, अगर उससे बच्चा खुश है तो वो लोग उसे देना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत हद तक सही नहीं होता। अब दूसरा ये आपका जो सी ऑप्शन है, अथॉरिटेरियन शैली, इसमें माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जो इसमें क्या होते हैं, तो माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अनुशासन की उत्तम शैली नहीं होती। इसमें बच्चे को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। माता पिता जो भी नियम कानून बनाते हैं, चाहते हैं कि बच्चा बिना किसी तर्क वितर्क के उस चीज़ को मान ले। बिना अगर मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर माता पिता आम को इमली कहें तो बच्चे को इसमें कहना ही पड़ता है, तो ये भी सही नहीं है एक तरह से। इसमें भी बैलेंस क्या होता है, तो बिगड़ता सा है, क्योंकि माता पिता अपनी जो भी कमांड है उसको मनवाने में बच्चे से लगे रहते हैं, और इसमें बच्चा अपना जो भी डिमांड होता है वो माता पिता से मनवाने में लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही शैलियाँ बिल्कुल ही सही नहीं हैं।
तो उत्तम शैली की बात कर रहा है। उत्तम शैली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनुशासन की उत्तम शैली क्या है। तो अथॉरिटेटिव शैली, ये अथॉरिटेटिव शैली जो है आपकी उत्तम शैली है। इसमें माता पिता बच्चे के नेगेटिव साइड को भी देखता है, पॉजिटिव साइड को भी देखता है, और दोनों से जो निष्कर्ष निकलता है, जो बच्चे के लिए लाभकारी होता है, उस पे वो निर्णय देते हैं। ठीक है, तो बच्चे का ये दोनों साइड देखते हैं, बच्चे को महत्व देते हैं, जहाँ पे बच्चे को महत्व देना रहता है वहाँ पे देते हैं, नहीं देना रहता है नहीं देते हैं, मतलब ये बैलेंस करके चीज़ों को चलते हैं। तो सबसे बेस्ट जो शैली होती है वो आपकी अथॉरिटेटिव शैली होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवस्था नहीं है। किशोरावस्था की अवस्था नहीं है। पूर्व किशोरावस्था, आरंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन तो हर बार ही आया है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। जिनको बच्चों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है उनको तो ये आ ही रहा होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है किसके अनुसार। किसके अनुसार, तो हाल के अनुसार। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। ये किसका कहना है, तो स्टैनले हॉल का कहना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा के सिद्धांत हैं। भाषा के सिद्धांत हैं तो व्यक्तित्व विकास में सहायक, अनुकरण की प्रणाली, भाषा की प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ही भाषा के क्या हैं, तो कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत हैं। इसी पे भाषा वर्क करता है, इसी के अनुसार वो बच्चे क्या होते हैं, तो भाषा के द्वारा बच्चे का व्यक्तित्व भी विकसित होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पैरों का कौशल नहीं है। पैरों का कौशल नहीं है तो नहाना। नहाना पैर से थोड़ी नहाते हैं हम, हाथ से नहाते हैं। ठीक है, तो ये पैरों का कौशल नहीं है। वैसे कूदना, तैरना, नाचना, ये सारे क्या है, तो पैरों के कौशल हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो इनमें से कौन सा पैरों का कौशल नहीं है। नहीं है तो नहाना पैरों का कौशल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में सिर तथा शरीर का अनुपात होता है। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लगभग आपके क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो आप लोग सॉल्व करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नवजात शिशु में सिर तथा शरीर का अनुपात होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपके नवजात शिशु के शरीर तथा सिर का अनुपात है। ठीक है, 1:8। अब अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना के प्रकार होते हैं। हाँ, शारीरिक रचना के प्रकार होते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा था, तो नवजात शिशु में सिर तथा शरीर का अनुपात होता है, तो 1:8 का अनुपात होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना के प्रकार होते हैं। शरीर रचना के प्रकार होते हैं, तो एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही शारीरिक रचना के प्रकार हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, तो शारीरिक रचना के प्रकार है। एक्टोमॉर्फिक जो शारीरिक रचना है वो दुबले पतले जो भी लोग होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक शारीरिक रचना के अंतर्गत आते हैं। मेसोमॉर्फिक में कौन आता है, तो मेसोमॉर्फिक में लंबे गठीले लोग आते हैं। जैसे जो हिस्ट पुष्ट कह सकते हो कि जो हिस्ट पुष्ट लोग होते हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, जिनकी मांसपेशियां गठीली होती हैं, जो ताकतवर होते हैं, वो मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनकी जो शारीरिक रचना होती है वो मेसोमॉर्फिक कही जाती है। अब इंडोमॉर्फिक में कौन आते हैं, तो इंडोमॉर्फिक में आपके मोटे लोग आते हैं, जो मोटे थुलथुले जिनके शरीर में मांस ही मांस रहता है, वो इंडोमॉर्फिक रचना में आते हैं। इंडोमॉर्फिक जो शारीरिक रचना होती है वो मोटे लोगों की होती है। मेसोमॉर्फिक किसकी होती है, तो जो हिस्ट पुष्ट होते हैं, जो जिनकी मांसपेशियां गठी गठी सी होती हैं, जिनकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत होती हैं, वो मेसोमॉर्फिक में आते हैं। और एक्टोमॉर्फिक में कौन आता है, तो जो दुबले पतले लंबे लोग होते हैं, उनकी जो शरीर की रचना होती है वो एक्टोमॉर्फिक कही जाती है।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। देखो अगला क्वेश्चन इसी से है रिलेटेड, कह रहा है कि एक्टोमॉर्फिक शरीर रचना बनावट होती है तो किसके लिए होती है। मैंने अभी बताया कि एक्टोमॉर्फिक शरीर रचना दुबले तथा लंबे लोगों के लिए होती है। थुलथुला शरीर किसका होता है तो एंडोमॉर्फिक का होता है, और मजबूत शरीर किसका होता है तो मेसोमॉर्फिक का होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लड़कियों में वयः संधि की अवस्था होती है यानी कि पोवर्टी का स्टेज होता है तो वो 12 से 13 वर्ष होता है। ये लड़कियों की पोवर्टी का स्टेज है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला पेज देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है तो पढ़ना, बुनाई, चित्रकारी, ये सब क्या है तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हैं जिसमें आपकी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं। तो इसमें आपका जो चलना है ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल नहीं है। ठीक है, तो चलो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये जो है क्रियात्मक विकास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आप लोगों ने पेपर अगर सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास को तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ही जाना, खास करके उसका जो टाइप होता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इसमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं, किस स्किल में कौन सी मांसपेशियाँ यूज होती हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है, और मैंने पिछले जो भी सॉल्व कराया हुआ है उसमें मैंने बताया भी हुआ है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पेपर के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास 3 से 8 कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास 3 से 5 साल होता है। क्या होता है तो जिज्ञासा, तर्क शक्ति का विकास, विशिष्ट रुचियों का विकास। तो इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। 3 से 5 साल तक बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तर्क शक्ति का भी विकास होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों से अगर बात करते होंगे तो आपको पता चला होगा कि अगर आप कुछ बताते हो बच्चे को, बच्चा अगर किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस है तो बताते हो तो पूछना शुरू कर देते हैं, अगर होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब तर्क करना भी उनमें क्या होता है। तो धीरे धीरे बौद्धिक विकास के साथ तर्क शक्ति का भी विकास होना शुरू हो जाता है और विशिष्ट रुचियाँ भी धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में ये सारे ही जो विशेषताएं होती हैं वो पूर्व बाल्यावस्था की हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, शारीरिक और बौद्धिक विकास में विभिन्नता। कह रहा है कि शारीरिक और बौद्धिक विकास में भिन्नता निम्न कारणों से होती है। कह रहा है कि शारीरिक तथा बौद्धिक विकास में विभिन्नता यानी कि डिफरेंस निम्न कारणों से होती है। स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक वातावरण, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक वातावरण और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही हमारे बौद्धिक विकास को और शारीरिक विकास को क्या करते हैं तो प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औसत से अधिक तेज बुद्धि लब्धि होती है वेशलर के अनुसार। तो वेशलर के अनुसार औसत से अधिक तेज बुद्धि होती है, किसकी होती है तो कितनी होती है, कितनी होती है तो 90 से 109। ये वेशलर ने कहा है कि 90 से 109 जो औसत बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, उनसे जो तेज बुद्धि के होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनका IQ लेवल कितना होता है तो 90 से 109 होता है। ठीक है, ये वेशलर के अनुसार है, तो ये इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण शील गुण है। व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण शील गुण है तो ईमानदारी, संवेगात्मक स्थिरता, उदासीन एवं प्रफुल्लता, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बच्चों में अस्थायी दांत होते हैं।
बच्चों में अस्थायी दांत होते हैं तो कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। देखो, अस्थायी दांतों को दूध का दांत भी बोला जाता है, मिल्क टीथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हर तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बार भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कह रहा है कि बच्चों में अस्थायी दांत होते हैं, कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल बच्चों की आयु होती है, यानी कि नर्सरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी आयु कितनी होती है, तो ऐसे जनरली 3 से 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे 3 से 6 वर्ष दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं नहीं है, तो देखो, संज्ञानात्मक विकास का मतलब आपके ब्रेन का विकास, ब्रेन के विकास से ही रिलेटेड है आपका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो प्रश्न पूछना यानी कि तर्क करना, ये आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है, ये भी सही है। संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीके से तर्क करता है, सोचने की क्षमता रखता है। अब इसमें पहला जो ऑप्शन है, संज्ञान का संचय होता है, ये ऑप्शन आपके संज्ञानात्मक विकास की विशेषता नहीं है। कह रहा है कि संज्ञान का संचय होता है, यानी कि संज्ञान पहले से ही इकट्ठा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसको विकसित धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बढ़ता जाता है उसके संज्ञान में वृद्धि होती जाती है, उसकी नॉलेज में वृद्धि होती जाती है, उसकी तर्क करने की क्षमता विकसित होती जाती है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि स्टोर है पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, संज्ञान का संचय नहीं होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विकास किसका परिणाम है। विकास किसका परिणाम है, तो अनुमानशिकता तथा वातावरण का अधिगम एवं परिपक्वता का। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुमानशिक विकास आपका अनुमानशिकता तथा वातावरण का भी परिणाम है और अधिगम एवं परिपक्वता का भी परिणाम है, तो इसमें आपका बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे हकलाते हैं या भाषा में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं, तो उनको किस माध्यम से उनकी जो लैंग्वेज होती है उनको किस माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन का सेंस क्या रहेगी, बच्चों के भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है, तो कहानी सुनाने द्वारा, बातचीत द्वारा, सामाजिक भागीदारी द्वारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, तो इसमें से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बच्चों की बात देखो, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। कहानी सुनने से भी बच्चों को शब्द मिलता है। ठीक है, किस चीज़ को किस तरह से करें, लेकिन अगर बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ पे बातचीत द्वारा आप क्या कर सकते हो, तो बच्चे में भाषा विकास को बढ़ावा दे सकते हो बातचीत के द्वारा। ठीक है, कहानी सुनने से क्या होती है, तो बच्चे की कल्पनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरह से और बच्चा बहुत ज़्यादा समाज के बीच भी नहीं रहता है। ठीक है, छोटे मोटे अपने जैसे ही समाज के बीच में रहता है, तो आप बातचीत के द्वारा बच्चे में भाषा विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहानी सुनाने द्वारा ये आप बच्चे के कल्पनात्मक क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरह आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का विरोधी कारक नहीं है। इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का विरोधी कारक नहीं है, तो जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना विरोधी कारक नहीं है, ये पूछ रहा है। विरोधी कारक नहीं है तो जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, प्रश्नों का सही जवाब न देना, बहुत अधिक खिलौने उपलब्ध करा देना, बहुत अधिक छूट देना, तो ये तीनों ही नहीं है। आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये विरोधी कारक नहीं है, ये सपोर्टिव कारक है। जिज्ञासा को सृजनात्मकता क्या करती है, सृजनात्मकता जिज्ञासा को अगर आप ज़्यादा प्रोत्साहित करते हो तो बच्चे की सृजनात्मक क्षमता क्या होती है, और ज़्यादा विकसित होती है, बच्चे में क्रिएटिविटी और ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा अगर कुछ बनाता है तो आप उसमें उसको सपोर्ट करते हो तो
वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होता है कि मैं और इससे भी बढ़िया बनाऊंगा। अगर आप उसको हतोत्साहित कर देते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो उससे भी उसकी जो सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का लेवल है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना क्या है, तो इसका विरोधी, सृजनात्मकता का विरोधी कारक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिकता के कारण है। व्यक्तिकता के कारण है तो अधिगम एवं प्रशिक्षण, ये क्या है, तो व्यक्तिकता के कारण हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका इंडिविजुअलिटी है, वो अधिगम और प्रशिक्षण से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कल्पना शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, कल्पना शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो भाषा, कहानी, ए और बी। तो इसमें आपका कहानी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कल्पना शक्ति की बात हो रही है तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रॉप हो गया है। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से मंद बुद्धि बालक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि मंद बुद्धि, आपका क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ था कि मंद बुद्धि बालकों में से कौन, मतलब पूछा है कि निम्नलिखित में से मंद बुद्धि बालकों का प्रकार नहीं है। यहाँ पे दिया है कि मंद बुद्धि बालकों का प्रकार नहीं है, मंद बुद्धि बालकों का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये पूछ रहा है कि मंद बुद्धि बालकों का प्रकार नहीं है। तो अगले पेज पे इसका आंसर है, देख लेते हैं उसको क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्रिटिनिज्म, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, क्रिटिनिज्म। दूसरा ऑप्शन है मूड, तीसरा ऑप्शन है मूर्ख, चौथा ऑप्शन है जड़ बुद्धि। तो देखो ये मूड, मूर्ख और जड़ बुद्धि ये क्या है, तो आपके अरे यार मंद बुद्धि बालकों का प्रकार है, क्या है, तो ये सब मंद बुद्धि बालकों के प्रकार हैं। मूड, मूर्ख, जड़ बुद्धि ये सब क्या है, तो मंद बुद्धि बालकों का प्रकार है। क्रिटिनिज्म जो है ये शारीरिक अक्षमता है, क्या है, शारीरिक अक्षमता है। क्रिटिनिज्म यानी कि बौनापन, इसमें शरीर का विकास नहीं होता है, तो ये आपका बुद्धि से रिलेटेड नहीं है। जड़ बुद्धि या कह सकते हो कि मूर्ख की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपके बुद्धि से रिलेटेड नहीं है। तो क्रिटिनिज्म क्या है, तो शारीरिक अक्षमता है जिसे बौनापन कहते हैं, जिसमें शरीर का विकास ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा उसके लिए। अब अगला क्वेश्चन है 26, कह रहा है कि शरीर एवं मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया को कहते हैं, शरीर एवं मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोलने के दोष वाले बालक इनमें से कौन से नहीं हैं, तो नहीं है पूछ रहा है कि बोलने के दोष वाले बालक इनमें से कौन से नहीं हैं। तो जाहिर है कि आवाज़ की समस्या जिसको है वो बोलने के दोष वाले बालक हैं, अशुद्ध उच्चारण वही बालक करते हैं, हकलाना भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो तेज बोलता है वो बोलने के दोष वाले बालकों में नहीं आते हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सामाजिकरण प्रारंभ होता है, द्वितीय सामाजिकरण प्रारंभ होता है। तो देखो ये पूर्व बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पे पूर्व बाल्य जैसा कुछ दिया नहीं है, तो इसमें आपका उत्तर बाल्यावस्था क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है। कह रहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, ये कथन किसका है, तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो संगठन, पहचान, सुझाव, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकरण को ये तीनों ही ऑप्शन क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था को समस्याओं की आयु कहा जाता है,
तो ये सबको पता है कि किशोरावस्था को समस्याओं की आयु कहा जाता है, और ये किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है समस्या किशोरावस्था को? तो उन्होंने तनाव, तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। ठीक है, तो पूछा है कि किस अवस्था को समस्याओं की आयु कहते हैं? तो ये आपका किशोरावस्था है। अब अगला क्वेश्चन है, लिंगीय जागरूकता ट्रेनिंग का अंग है प्रवृत्ति या व्यवहार को आकार देना, मूल्यों का मूल्यांकन और नई सोच। तो ये इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लिंगीय जागरूकता ट्रेनिंग का ये सारे ही अंग हैं। ठीक है, मतलब जो लिंग जागरूकता की ट्रेनिंग होती है इसमें ये सारे व्यवहार क्या होते हैं? तो विकसित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है पति पत्नी द्वारा अपने विवाह में की गई अपेक्षाओं की पूर्ति ही समायोजन है? तो ये है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि पति पत्नी द्वारा अपने विवाह में की गई अपेक्षाओं की पूर्ति ही समायोजन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपंगता का कारण कौन सा नहीं है? निम्न में से अपंगता का कारण कौन सा नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो वो है मनोरंजन। मनोरंजन कोई अपंगता का कारण नहीं है, बल्कि बीमारी भी है, जन्मजात अनियमितता भी है, दुर्घटना भी है, ये सारे क्या हैं? अपंगता के कारण हैं। नहीं है पूछ रहा है, तो वो है मनोरंजन। मनोरंजन कोई अपंगता का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण हैं। सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण है तो चित्रपूर्ति टास्क, वृत्त परीक्षण, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके क्रिएटिविटी के परीक्षण को प्रभावित करते हैं, या कह सकते हैं कि इनके द्वारा चित्रपूर्ति टास्क द्वारा, जैसे मान लो कि यहाँ डॉट डॉट करके दे देता है। ठीक है, ऐसे तो बच्चे क्या करते हैं? इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को इस डॉट से ऐसे करके मिलाते हैं। तो ये आपका चित्रपूर्ति टास्क हो गया। इसी तरह का वृत्त परीक्षण होता है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके सृजनात्मकता के परीक्षण को प्रभावित करते हैं, यानी कि इनसे आप क्रिएटिविटी के लेवल को परीक्षित कर सकते हो, जांच कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवेग की मुख्य विशेषताएं हैं। संवेग की मुख्य व्यापकता, स्थानांतरीय, वैयक्तिक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? संवेग की विशेषताएं हैं। इस संवेग व्यापक भी होता है, वैयक्तिक भी होता है। ठीक है, और स्थानांतरणीय, यानी कि स्थान को देख के ये बदल भी जाता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कि WHO के अनुसार मानसिक दुर्बल बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। कह रहा है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मानसिक दुर्बल बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी मानी है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। यहाँ देखो, मानसिक ऑप्शन भी उसी में कट गया है, क्रॉप हो गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि WHO के अनुसार जो मानसिक रूप से जो दुर्बल बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 60 होती है। कितनी होती है? तो 50 से 60 होती है। 50 से 60 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो मानसिक दुर्बल बच्चे कहे जाते हैं। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे होते हैं उनकी जो IQ का लेवल होता है वो कितना होता है? तो 50 से 60 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो ऑप्शन क्या है? तो क्रॉप हो गए हैं। इसमें ऑप्शन वो दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो क्रॉप हो गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखोगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है, मैंने आगे भी सॉल्व करवाया हुआ है। 50 से 60 क्या होता है? किसके अनुसार होता है? तो WHO के अनुसार होता है। किसका IQ लेवल होता है? तो मानसिक दुर्बल बच्चों का होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि स्थूल गतिविधियों में क्रियाएं आती हैं। देखो ये क्वेश्चन इधर उधर उलट पलट के पूछा है। ये आपका क्रियात्मक विकास का क्वेश्चन है। क्रियात्मक विकास 2 तरह से होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी बता दे रही हूँ। मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है,
तो फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, ग्रॉस मोटर में बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाथों का कौशल है और ये पैरों का कौशल है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि स्थूल गतिविधियों में क्रियाएं आती हैं। तो स्थूल में सबको पता है कि आपकी बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं, इसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, स्थूल गतिविधियों में आपका कह रहा है कि स्थूल गतिविधियों में क्रियाएं आती हैं। तो ये क्या है, स्थूल गतिविधियां, तो ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। तो इसमें बैठना आपका क्या हो जाएगा, स्थूल गतिविधियां हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। लिखना क्या है, तो फाइन मोटर है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। लिखना पढ़ना सुनना ये क्या है, तो फाइन मोटर स्किल है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, यानी कि स्थूल क्रियात्मक गतिविधियां हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिस्थिति के तत्व हैं। सीखने के परिस्थिति के तत्व, सीखने के परिस्थिति के तत्व हैं, तो विषय वस्तु है, सीखने वाला है, और अध्यापक सिखाने वाला। सिखाने वाला कौन है, तो अध्यापक है, और उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सीखने की परिस्थिति होती है उसके जो तत्व हैं वो ये तीन तत्व होते हैं, विषय वस्तु, सीखने वाला और सिखाने वाला, यानी कि अध्यापक। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नवजात शिशु की लंबाई होती है, तो 17 से 21 इंच नवजात शिशु की लंबाई होती है। उसके शरीर की लंबाई कितनी होती है, तो 17 से 21 इंच होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु के रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु के रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। जन्म के समय जो नवजात शिशु होते हैं उनके रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही वो एडल्ट एज में आते हैं, यानी किशोरावस्था में आते हैं, तो उनमें ये घट के आपका 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन है वो नहीं दिया है, ना 24 दिया है और ना ही आपका 33 दिया है। 24 अगर दिया भी होता तो वो गलत था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वयस की बात तो पूछ नहीं रहा है, नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी की बात पूछ रहा है कि उसमें कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो 33 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 33 होती हैं, और वयस्क में कितनी होती है, तो 24 होती हैं। तो इसमें आपका वो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ठीक है, अब पता नहीं आयोग ने क्या माना है, तो हम लोग ऐसे किसी भी ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं, ऐसे डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर ही नहीं है, तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या होती है। नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है, तो ये सबको पता है कि 270 नवजात शिशुओं की जो अस्थियों की संख्या है वो है, कितनी है, तो 270 है। ऐसे नॉर्मल पर्सन में कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। कितनी होती है, तो 206 होती है, लेकिन नवजात शिशु की बात हो रही है तो वो 270 होती है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात होता है। चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन में, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात होता है, कितना होता है, तो 1:8 का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है दो निरंतर एवं क्रमानुसार प्रक्रिया, निरंतर एवं क्रमानुसार प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास के सिद्धांत हैं, एक निश्चित प्रतिरूप, ये भी सही है। सरल से कठिन की ओर, ये भी सही है। कह रहा है कि विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है तो निरंतर एवं क्रमानुसार प्रक्रिया, एक निश्चित प्रतिरूप है, सरल से जटिल की ओर है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है, किसी एक को चुनना है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरंतर एवं क्रमानुसार प्रक्रिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उपरोक्त सभी, गरीबी, माता पिता की अभिवृत्तियाँ, ठीक है,
और विघटित परिवार, ये सब क्या करते हैं, तो बच्चे के बालक के समायोजन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, शारीरिक विकास का महत्व है। शारीरिक विकास का महत्व है शारीरिक संरचना का विकास, तर्क शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति की बहुलता और विशिष्ट रुचियों का विकास। तो इसमें शारीरिक विकास का महत्व पूछ रहा है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक संरचना का विकास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बालक में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी होता है। तो सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किससे होती है, तो राजनीतिक भाषण, राजनीतिक से तो कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चे का, नाटकीय खेल, कल्पना साथी, रचनात्मक खेल। तो क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो इसमें नाटकीय खेल हो जाएगा। नाटकीय खेल क्या है, तो क्रिएटिविटी का एक रूप है। आप बच्चे इसमें क्या करते हैं, तो खुद से क्रिएट करते हैं नाटक और खेलते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चा मतलब अपने सृजनात्मक लेवल को इसमें क्या करता है, या कह सकते हैं नाटकीय खेल भी क्या है, तो आपका ये भी बच्चे क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें जो देखो काल्पनिक साथी, ये भी एक तरह से ऑप्शन सही लग रहा है। राजनीतिक भाषण तो वैसे गलत है, ठीक है। तो इसमें जो देखो सी ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट लग रहा है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ये बालक के सृजनात्मक अभिव्यक्ति में रचनात्मक खेल क्या होते हैं, तो बेस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, रचनात्मक खेल को दिखा के बच्चा अपने क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त करता है, क्रिएटिविटी को दूसरों के सामने रखने का प्रयास करता है। किसके द्वारा, तो रचनात्मक खेलों के द्वारा। तो रचनात्मक खेलों के अंतर्गत आपका नाटक भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ पेंटिंग वगैरह या ड्राइंग वगैरह भी आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में समाजीकरण टोली के माध्यम से होता है। किस अवस्था में समाजीकरण टोली के माध्यम से होता है। तो पहला ऑप्शन है युवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें जो सी ऑप्शन है बाल्यावस्था, ये करेक्ट हो जाएगा। टोली का जो विशेषता है, यानी कि गैंग की जो विशेषता है वो वैसे उत्तर बाल्यावस्था की है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, बाल्यावस्था दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालशाला के उद्देश्य हैं। बालशाला के उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो बालशाला होते हैं यानी कि आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी है, ये सब क्या है, तो बालशालाएं हैं। इनका उद्देश्य होता है कि बच्चे का वो शारीरिक विकास करें, मानसिक विकास करें और संवेगात्मक विकास करें। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिगम असमर्थता युक्त बालकों के प्रकार होते हैं। अधिगम असमर्थता युक्त बालकों के प्रकार होते हैं, तो मेनली कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। देखो 4 भी दिया है, 6 भी एक तरह से 2 भी दिया है, ठीक है, 6 मैंने कहीं नहीं देखा है। वैसे कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेनली देखा जाए वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं, तो 3 आपका डिसलेक्सिया, एक डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, एक आपका डिसलेक्सिया हो जाता है, एक डिसग्राफिया हो जाता है, और तीसरा आपका डिसकैलकुलिया हो जाता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, ये सब आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसऑर्डर नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि अधिगम असमर्थता है। ये इसमें ये मुख्य रूप से 3 होते हैं, वैसे कई सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आप लोग इसको लिख लेना, ये पूछा जा सकता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है, यानी कि जब वो बच्चा अक्षरों को देखता है तो अक्षर उसको सही से दिखाई ही नहीं देते हैं, अक्षर डांस करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने फिल्म देखा होगा तारे ज़मीन पर, उसमें बच्चे को डिसलेक्सिया ही होता है। क्या होता है, तो डिसलेक्सिया होता है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। और डिसग्राफिया भी उसको होता है, जब पढ़ने में दिक्कत होगी तो बच्चा लिख भी नहीं पाएगा, जाहिर है। और डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया क्या है, तो डिसग्राफिया, ग्राफिया से आप लोगों को याद होगा कि मतलब ग्राफिंग कर रहे हैं यानी बनाना,
तो लिखने में क्या होता है, बच्चे को दिक्कत होता है। जब लिखने में बच्चे को दिक्कत होता है तो उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो डिस्ग्राफिया कहा जाता है। और जब बच्चे को गणित यानी कि कैलकुलेशन में जब दिक्कत होता है तो उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ये मेनली 3 हैं आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये आपके 3 हैं, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं इसको आपको जहाँ से भी जो समझना है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस चीज़ को अच्छे से अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके सुझाव हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आप मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है उसको, जो भी आपका सुझाव है, जो आपकी क्वेरी है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगले सेशन से मतलब जिनका अब एमए होम साइंस से होने वाला है वो लोग भी बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमए की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए एग्ज़ाम से पहले जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।